हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अफगानिस्तान का आंखों देखा हाल बताऊंगा, वहां की जमीनी हकीकत की तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और अफगानिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की रणनीति क्या है, सोच क्या है। अफगानिस्तान इस समय एक वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद कई दिन से काबुल में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अफगान फोर्स और तालिबान के बीच जमकर लड़ाई हो रही है। कल रात काबुल, कांधार, हेरात, जलालाबाद, मजार शरीफ और गजनी जैसे शहरों में एक साथ अल्लाह अकबर के नारों की गूंज सुनाई थी। इन सारे शहरों में लोगों ने एक बड़े प्लान के तहत अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, वो सड़कों पर उतरे थे। यह वहां के लोगों का तालिबान को करारा जवाब था। और जब अफगानिस्तान के तमाम शहरों में तालिबान के खिलाफ वहां के लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, तालिबान ने उसी वक्त हमला किया। काबुल में एक साथ कई विस्फोट किए, सुसाइड अटैक किए। जिस वक्त काबुल में मस्जिदों से, सरकारी दफ्तरों से, काबुल के घरों से अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी, उस वक्त तालिबान के हमलावर अफगानियों की आवाज को खामोश करने की कोशिश कर रहे थे। काबुल की गलियों में जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन बलराम यादव खतरा उठाकर, रिस्क लेकर इस पूरे ऑपरेशन को कवर करने के लिए आधी रात में काबुल की सड़कों पर निकले। अफगान आर्मी और फिदायीन तालिबानी दहशतगर्दों के बीच जारी जंग की आंखों देखी रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। कल रात अफगानिस्तान की राजधानी में काबुल के बीचों बीच शहर के सबसे सिक्योर्ड इलाके में तालिबान ने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया। अफगानिस्तान के लोगों को डराने की कोशिश की, दहशत पैदा करने की कोशिश की। तालिबान ने अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी के घर पर हमला किया। तालिबान की तरफ से ऐसे हमले होना, आत्मघाती ब्लास्ट होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन काबुल में डिफेंस मिनिस्टर के घर पर हमला सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। इसकी वजह यह थी कि बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी ने अफगानिस्तान के लोगों से अपील की थी कि तालिबान के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें अफगानी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए रात 9 बजे सभी लोग घरों से बाहर निकले और एक साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाएं। बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी के इस कॉल को जबरदस्त रिस्पांस मिला। इसी बात से नाराज होकर तालिबान ने काबुल पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सुसाइड बॉम्बर्स को भेजा और एनकाउंटर शुरू हुआ। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद का कहना है कि जिस वक्त काबुल में तालिबान ने हमला किया, धमाके के बाद जिस वक्त अफगान फोर्सेस मोर्चा संभाल रही थी, चारों तरफ से बमबारी और गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। एनकाउंटर जैसे हालात थे। उस वक्त भी मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन बलराम मौके पर जाने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया टीवी की टीम एनकाउंटर वाली साइट तक जाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमारी टीम को कुछ दूर पर रोक दिया। मनीष ने बताया कि इस आतंकी हमले में 4 सुसाइड बॉम्बर थे। इनमें से एक ने खुद को कार धमाके में उड़ा दिया। जो 3 बचे थे उन्होंने डिफेंस फोर्सेज के जवानों पर गोलियां चलानी शुरू की। रात 1 बजे यह पूरा ऑपरेशन चला। इसमें चारों तालिबानियों के साथ 4 सिविलियंस भी मारे गए, 20 लोग जख्मी हुए।
परेशानी की बात है कि तालिबान के इस बम धमाके में अफगानिस्तान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरियम कूफी का घर भी पूरी तरह जल गया। उनके घर में मौजूद बॉडीगार्ड मारा गया। जिस तक हमला हुआ, मरियम कूफी ने सोशल मीडिया पर जान बचाने की गुहार लगाई थी। سلام مرکز که در گروه صدای مرا میشنوم. مریم کوفی هستم. به خانه اینجوری صورت گرفت. تمام اولادایم در داخل خانه هستن، در داخل شیرپور هستن. نمیفهمم چه جریان داره. بادیگارد من تکه شده و که زندگیم تباه شد، خانه‌ام در گرفت. राहत की बात यह कि मरियम कूफी को सही सलामत इवैक्यूएट कर लिया गया, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी था। मनीष ने बताया कि रात में एरियल सपोर्ट के तौर पर काबुल में मौजूद यूएस एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और ग्राउंड पर मौजूद टेक्निकल टीम को पूरा सपोर्ट दिया। अफगान फोर्सेस के कमांडोज को तालिबान के सुसाइड अटैकर्स की पिन पॉइंट लोकेशंस बताई। 2 रॉकेट फिर से फायर किए गए और ये ग्रीन जोन के बेहद करीब है। ऑफिशियल जानकारी इस बात की मिली है कि ठीक सामने जो शहनोर एरिया है उसके आसपास का जो एरिया, वहां पर लगातार रुक रुक के फायरिंग हो रही है। इसीलिए एरियल रेकी के तौर पर हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया है ताकि पिन पॉइंट ऑपरेशन किया जा सके और खासतौर पे जो आसपास का पूरा एरिया है उसे कॉर्डन किया जा रहा है। इसीलिए दोनों तरफ से फायरिंग करते हुए जो इस समय सस्पेक्ट किया जा रहा है, जो व्हीकल बॉर्न आईडी के बाद जो सुसाइड बॉम्बर से उनके सपोर्ट के तौर पर जो और लोग हैं वो इस एरिया के अंदर घुसना चाहते थे और इसी को रोकने के लिए लगातार फायरिंग की जा रही है। हम इस समय काबुल में हैं और काबुल से यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वो स्पॉट है। आगे जाने की अनुमति नहीं है। कहा गया है कि आप सतर्क रहें और किसी भी तरीके से अगर कोई सस्पेक्ट दिखाई देता है तो उसकी जानकारी जल्द से जल्द अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को दे। मनीष ने आज मुझे बताया कि जनरल बिस्मिल्लाह खां और उनकी फैमिली के किसी मेंबर को इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मनीष ने यह भी बताया कि व्हीकल ब्लास्ट डिफेंस मिनिस्टर के घर के बिल्कुल करीब किया गया, लेकिन वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए बच गए, कोई नुकसान नहीं हुआ उनका। हालांकि धमाके के थोड़ी देर बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने वीडियो जारी किया और कहा न वो इस तरह के हमलों से डरेंगे और न अफगानिस्तान के लोग डरेंगे। शाम इमरूज मेरे घर पर आतंकवादियों ने फिदायीन हमला किया। अल्लाह की मेहरबानी से इस हमले में मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बदकिस्मती से मेरे कई बॉडीगार्ड जख्मी हो गए। मैं अपने मुल्क की आवाम से कहना चाहता हूं कि मैं इस तरह के हमले से डरने वाला नहीं हूं। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने प्यारे वतन और यहाँ की जनता की हिफाजत करता रहूंगा। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खां मोहम्मदी की यह बात सही है कि अफगानिस्तान के लोग न डरे हैं न डरेंगे, और यह बात उन तस्वीरों से भी साफ हुई जो मनीष और बलराम ने भेजी है। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस जगह तालिबान ने हमला किया, जहां ब्लास्ट हुआ, मनीष प्रसाद और बलराम उस जगह से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। मनीष ने बताया कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबानियों को जवाब दे रही थी, गोलियां चल रही थी, लेकिन इससे काबुल के लोगों के मनोबल पर, उनके हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रात 8 बजे तालिबान ने इसलिए हमला किया जिससे लोग सरकार की अपील पर घरों से बाहर न निकलें, डर कर बैठ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दहशत नहीं फैली। जैसे ही रात के 9 बजे काबुल के लोग अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के सपोर्ट में घरों से बाहर निकले, ज्यादातर शहरों की सड़कों पर कारों का काफिला था। अफगानिस्तान का झंडा लोगों ने हाथ में उठाया हुआ था और हर गली, चौक, चौराहे पर अल्लाह अकबर की गूंज सुनाई देने लगी। मनीष प्रसाद ने बताया कि सिर्फ काबुल में नहीं, हेरात, मज़ार शरीफ और कंधार से भी इसी तरह की तस्वीरें आई, इसी तरह की गूंज सुनाई दी। कहीं कहीं तो लोग
खुद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिखाई दिए। अफगानिस्तान की सड़कों पर नेशनल एंथम गाया गया। मनीष ने काबुल की सड़कों पर निकले अफगानिस्तान के लोगों की तस्वीरें भेजी हैं। मनीष ने बताया कि अफगानिस्तान के लोगों का मोराल हाई है, लेकिन उनके लिए यह चिंता की बात है कि तालिबानी काबुल के अंदर तक घुस आए। काबुल के अंसारी स्क्वायर जो कि शरनो एरिया में है, वहां पर 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल करते हुए धमाका किया और इसकी प्रॉक्सिमिटी डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान के घर के बेहद करीब है। हम जहां पर हैं यहां से करीबन 1 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर ये तेज धमाके हुए, उसका असर चारों तरफ दिखाई दिया। लेकिन मेन तालिबान का टारगेट डिफेंस मिनिस्टर का प्रीमाइसेस और उसके आसपास का एरिया था, इसीलिए 3 एक करके सुसाइड बॉम्बर से तेज धमाका हुआ। अभी भी दोनों तरफ से काउंटर फायरिंग की जा रही है। सोर्सेस के मुताबिक दरअसल डिफेंस मिनिस्टर उस दौरान घर पे मौजूद नहीं थे और उसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वहां पर अफगान स्पेशल फोर्सेस ने घेराबंदी कर ली है। ठीक सामने आपको अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही होगी कि यहां पर पूरी तरफ यही गूंज रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था कि तालिबान इस समय काबुल तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन पिन पॉइंट ऑपरेशंस और साथ में जिस तरीके से मोटार फायर किए जा रहे थे उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि तालिबान इस समय काबुल के अंदर है और अफगान फोर्सेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि तालिबान या फिर उसके सिंपथाइजर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स को पिन पॉइंट ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किया जाए और इसीलिए चारों तरफ घेराबंदी की गई है। खासतौर पे जो एरिया है, साथ में जो व्हीकल के अंदर जो नंबर प्लेट थी, उसके अलावा चेसी प्लेट थी, व्हीकल बॉर्न आईडी में जो आईडी इस्तेमाल की गई, इन सभी की इन्वेस्टिगेशन अब तेज की गई है। वहीं एम्बेसीज ने अपने सभी डिप्लोमेट्स और साथ में जो लोग यहां पर हैं उनको कहा है कि वो सतर्क रहें और कहीं से भी बाहर ना निकले। ठीक सामने का एरिया जो शरनो का एरिया है वो मार्केट का प्लेस है, उसके ठीक पीछे की तरफ जो एरिया है वहीं पर डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान का घर था और यही वजह है कि इस समय चारों तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है। मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन बलराम यादव अफगानिस्तान से लगातार वॉर जोन की, वहां की सिचुएशन की, वहां की हालत की अपडेट भेज रहे हैं। कल जिस वक्त काबुल में धमाका हुआ उस वक्त भी अफगानिस्तान के हेलमंड, गजनी और हेरात प्रोविंस में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। 24 घंटे में 200 से ज्यादा तालिबानी एयर स्ट्राइक्स में मारे गए। इसी तरह समंगन प्रोविंस में भी 40 तालिबानियों की मौत हुई। तालिबान ने कल हेरात में सलमा डैम को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अटैक किया था, लेकिन यह हमला अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया। तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। सलमा डैम भारत की मदद से बनाया गया है। ये सारी जानकारी अफगानिस्तान के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर जनरल बिस्मिल्लाह खान के हवाले से दी गई। जनरल बिस्मिल्लाह खान खुद तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, इसलिए तालिबान के हमले के बाद भी अफगानिस्तान के लोगों का जोश और जुनून देखने लायक है। अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जनरल बिस्मिल्लाह की कॉल पर कई लोग बाहर निकले और नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, अफगानिस्तान जिंदाबाद, इसके नारे लगातार बुलंद होते रहे। बड़ी बात तो यह है कि अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह भी काबुल की सड़कों पर जवानों का जोश बचाने के लिए उतर आए। उन्होंने जवानों का जोश बढ़ाया, उन्होंने अपनी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया और इनके साथ साथ अफगानिस्तान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरियम भी फौजियों के साथ नजर आई। मरियम ने तो पाकिस्तान के खिलाफ ही नारे लगाए। किसी तरह दहशत की रात गुजरी, लेकिन जब सुबह हुई तो काबुल के ग्रीन जोन में हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में तबाही के निशान नजर आए। तालिबान ने ऑफिशियल तौर पर हमले की जिम्मेदारी ली। तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि चूंकि अफगानिस्तान की फोर्सेस साउथ और वेस्ट इलाके में ऑफेंसिव एक्शन कर रही हैं,
इसी की वजह से काबुल में धमाका किया गया। मनीष प्रसाद काबुल के उस शेरपुर इलाके में गए। चारों तरफ बारूद से हुई बर्बादी के निशान थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज नजर आ रही थी। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आसपास की कई दुकानें और सुपरमार्केट काफी नुकसान सहना पड़ा। इस धमाके की वजह से कई गाड़ियां कबाड़ बन गईं। मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन बलराम ने उस कार की भी तस्वीरें रिकॉर्ड की जिसमें सुसाइड बम धमाके को अंजाम दिया गया था। हम इस समय काबुल के शरनौ एरिया में हैं। कल रात 8 बजे से लेकर करीबन 1 बजे तक यहां पर एनकाउंटर चला। 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इसमें एक व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल किया गया। ठीक सामने वो जो गाड़ी है उसमें व्हीकल बॉर्न आईडी था। फिर उसके बाद तेज धमाका हुआ। एक साथ 3 और फिदाइन थे जिन्होंने यहां पर डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह साहब उनके घर को निशाना बनाने की कोशिश की। ये धमाका इतना तेज था, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि चारों तरफ जितने भी शीशे थे या फिर यहाँ पर जो गाड़ियां थी उनके पूरी तरीके से जो शीशे वो टूट गए। गाड़ियां बहुत बुरी हालत में हो गई। स्प्लिंटर्स चारों तरफ फैला हुआ है। और ये तस्वीर ठीक सामने उस घर की है जिसके सामने ये धमाका हुआ। और धमाका इतना तेज था कि कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाया। ये पूरी हालत और पूरी तस्वीर इस समय काबुल के उस शरनौ एरिया की है। उसके आसपास का एरिया पूरी तरीके से बिल्टअप एरिया है और यहाँ पर पूरा कंट्रोल किया गया। और धमाके के बाद अब जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर है। पूरे जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर तेज धमाके के साथ ये कोशिश की गई कि जो डिफेंस मिनिस्टर का घर है उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, अंदर जाया जाए। ऑडियो भी सुना जिसमें यहाँ की सांसद कूफी ये बात कह रही हैं कि उनका घर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है, जल चुका है, उनको मदद की जरूरत है। उसके तुरंत बाद अफगान स्पेशल फोर्सेज और अफगान आर्मी के कमांडोज यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी की और 4 घंटे के बाद इन चारों आतंकियों को मार गिराया। ठीक सामने जो वीवीआईपी हाउसेज हैं उनको कंट्रोल किया गया। जो हमवीज हैं अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की, उन्होंने पूरी घेराबंदी की और संभाला और फिर उसके बाद क्रॉस फायरिंग शुरू की। ये सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट का जो शीशा है वो पूरी तरीके से टूट गया। यहाँ पर जो लोग हैं वो अंदर की तरफ थे क्योंकि 8 बजे का वक्त था, दुकानें बंद हो रही थी और धमाके के तुरंत बाद ही इसको क्लोज किया गया। जो क्रेटर है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हैवी एक्सप्लोजिव यहाँ पर था और फिर उसके बाद जैसे ही धमाका हुआ आसपास का पूरा एरिया तहस नहस हो गया। मनीष प्रसाद ने रात के वक्त लोगों का जोश देखा था, हौसला देखा था और सुबह जब उन्होंने ब्लास्ट की तस्वीरें भेजी उसके बाद मनीष ने आसपास के इलाके मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की। ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ अफगानी समझते हैं, लेकिन कुछ शॉप ओनर्स हिंदी और उर्दू जानने वाले भी मिले। वो इस बम धमाके के चश्मदीद थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने इंडिया टीवी के कैमरे पर क्या कहा यह भी मैं आपको सुनवा देता हूं। क्या नाम है आपका? गौसुद्दीन। कितने बजे हुआ था और कितना हैवी ब्लास्ट था ये? 7:45 टाइम इतना हो तो इधर में बड़ा धमाका हो गया इधर में। हम लोग तो इधर में अंदर भी हो मगर धमाका बहुत मतलब बड़ा सब टूट गया, बहुत इम्पैक्ट था उसका। अंदर में सब टूट गया। हाँ, अंदर में बहुत खराबी किया सब सामान में। तो 8 बजे पूरा गाड़ी इधर हट गया, यहाँ से गुजर किया और फिर फायरिंग लगातार होती रही। हाँ, 11-10 बजे से रात में फायरिंग होगा। यहाँ से 3-4 आदमी इधर है, 3-4 आदमी धमाका किया इधर। धमाका बहुत जोरदार धमाका हुआ। ये हमारा शॉप है, हम इधर ही काम करते थे। हमारे जो शॉप की शीशे है ना, सारे शीशे टूट गए थे। फिर हालात बहुत खराब हो गए, फिर हम यहाँ से निकले, लेकिन जोरदार धमाका था। और डिफेंस मिनिस्टर का घर बिल्कुल करीब है, उसके पास ही हुआ। हाँ, मिनिस्टर के घर के करीब धमाका, ये धमाका मिनिस्टर घर के करीब हुआ है और हम मिनिस्टर के घर के करीब ही थे, इधर ही थे हमारा, क्योंकि हम शॉप हमारा है, यहाँ काम करते हैं रात को। फिर हम यहाँ से निकले, लेकिन धमाका बहुत जोरदार धमाका था। फिर जो है ना हालात भी खराब हो गए, फिर हम भी इधर से निकल गए। तालिबान बार बार दावा करता है कि 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान पर उसका पूरी तरह कब्जा हो जाएगा। तालिबान कहता है कि अब भी करीब 150 जिले उसके कब्जे में हैं। लेकिन यह भी सही है कि अफगानिस्तान के ज्यादातर शहरों में वहां के लोग अफगानी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करना चाहते।
दूसरी बात यह भी है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी वेल इक्विप्ड हैं। उनके पास अब भी हाईटेक हथियार हैं। फायर का जवाब फायर से और रॉकेट का जवाब रॉकेट के अटैक से दिया जा रहा है। तालिबान के हाइडआउट्स पर एरियल अटैक किए गए हैं। आज अफगान आर्मी की इसी ताकत को समझने के लिए मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन बलराम ने पूरा दिन वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बिताया। वो उन जगह पर पहुंचे जहां अफगान आर्मी के कमांडोज की ट्रेनिंग हो रही है। जब मनीष फील्ड के अंदर पहुंचे तो चारों तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। आज जो जवान टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे, कल यही पूरी टीम उन सेंसिटिव इलाकों की तरफ जाएगी जहां तालिबान के फाइटर्स मौजूद थे। इनका सिर्फ एक मकसद है, पूरे इलाके को सैनिटाइज करना, तालिबान को न्यूट्रलाइज करना और जहां जहां तालिबान ने कब्जा किया है उन पॉइंट्स को फिर से अपने कब्जे में लेना। अफगानिस्तान में पाकिस्तान और तालिबान मिलकर 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और साथ में प्रोविंसेस पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये अफगान फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं जो उनके दावे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। हेरात, कांधार, हेलमंड और अलग अलग लोकेशंस पे लोगार जैसी जगह पर पिन पॉइंट ऑपरेशन कर तालिबान को पूरी तरीके से घुटने के बल ला रहे हैं और वहीं पाकिस्तान और तालिबान की साठगांठ को पीछे बैकफुट पर धकेलते हुए उन एरियाज को रिकैप्चर कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि जहां पर इस समय पाकिस्तान और तालिबान ये दावा कर रहा है कि दरअसल उसने एरिया को डोमिनेट किया है, लेकिन उन एरियाज पर पिन पॉइंट ऑपरेशन के साथ एयर स्ट्राइक कर और यही अफगान फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज एरिया को एक बार फिर से डोमिनेट कर रहे हैं। यह बात सही है कि इस वक्त तालिबान का अफगानिस्तान के साउथ और वेस्ट इलाकों में दबदबा है। उसके फाइटर्स वहां मौजूद हैं। काफी इलाका तालिबान के कब्जे में है। इसीलिए पिछले कई दिन से यहां तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। अफगान फोर्सेस का दावा है कि हेलमंड प्रोविंस की राजधानी लश्करगाह में तालिबान को काफी नुकसान हुआ है। तालिबान के कई सीनियर कमांडर्स मारे गए हैं। एयर स्ट्राइक में उनके हथियारों का जखीरा, उनके हथियारों का डिपो उड़ा दिया गया है। मनीष प्रसाद ने बताया कि सदर्न अफगानिस्तान के लश्करगाह इलाके में अफगान के कमांडो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। कल रात से लेकर अब तक तालिबान के यहां 90 से ज्यादा फाइटर्स मारे गए हैं। इसके अलावा तालिबान को सपोर्ट करने आए पाकिस्तान के आतंकवादियों का भी सफाया हुआ है। लेकिन चैलेंज इसलिए ज्यादा है क्योंकि कई बार तालिबानी लड़ाके सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बनाकर कमांडोज के सामने आ जाते हैं। पता यह भी चला कि तालिबान के ये लड़ाके, तालिबान के ये फाइटर्स इस वक्त लोगों के घरों में, दुकानों में और बाजार के अंदर अपनी पोजीशंस ले चुके हैं और इनके कब्जे में अब भी कई सिविलियंस हैं। इसलिए साउथ अफगानिस्तान में जंग लंबी खिंच सकती है। अफगानिस्तान की फौज के अफसरों का कहना है कि उनका मकसद बिल्कुल क्लियर है, 1 बुलेट 1 तालिबान। ये अफगान सिक्योरिटी फोर्स के वो स्पेशल कमांडोज हैं जिनको पूरी तरह से ट्रेन कर अब अलग अलग प्रोविंसेस में भेजा जा रहा है। हमारे साथ कर्नल जकारिया हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है अभी तक? ट्रेन क्या है आपने जो अलग अलग जगहों पर एरियाज को रिकैप्चर करने में इंपॉर्टेंट है? आई एम कर्नल अहमद जिक्रिया, ईसीबी कमांडो, ईसीबी कमांडर। अफगानिस्तान कमांडो बहुत आर्मी है। 1 बुलेट 1 तालिब। और कितनी तैयारी है, कितनों को ट्रेन किया है? अभी और भी भेज रहे हैं पूरा ट्रेन करके? बहुत बहुत तैयारी है। तालिबान और पाकिस्तान आमादा हो। It's very difficult for them to enter or the area which they are dominating. Now your commandos are going there and recapturing all the locations and dominating them. Yes. Afghanistan commando
बहुत खूब कमांडो है. पाकिस्तान अंदे तालिब अफगानिस्तान कमांडो बहुत खूब कमांडो है. और यही तैयारी इस समय यहाँ पर अफगान स्पेशल फोर्स के इन कमांडोज की है. इस समय 1 बुलेट 1 तालिब, और इसी मोटो के साथ अब ये अलग अलग प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट को रिकैप्चर कर रहे हैं. पाकिस्तान और तालिबान को एक बार फिर से ये पीछे की तरफ धकेल रहे हैं. असल में तालिबान का फोकस फिलहाल 3 बड़े शहरों पर है. तालिबान हेलमंड के साथ साथ कंधार और हेरात पर कब्जा करना चाहता है. अगर हेलमंड के सेंटर में तालिबान जीत जाए तो फिर 2016 के बाद किसी भी प्रोविंशियल कैपिटल में ये उसकी पहली जीत होगी. इसी तरह कंधार हवाई अड्डे में भी उसने रॉकेट दागकर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया. और हेरात में तो तालिबान अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहा है, और अफगान की सरकार का इल्जाम यह है कि इसके लिए पाकिस्तान उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है. पाकिस्तान के आतंकवादी बॉर्डर पार करके तालिबान को लगातार सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, तालिबान को वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं. हालांकि अफगानी कमांडोज अब धीरे धीरे बॉर्डर्स पर पहुंचने लगे हैं. पाकिस्तान अपने D-30 रॉकेट्स और तालिबान अपने लड़ाकों के साथ उन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कि पाकिस्तान उसको दे रहा है. और यही वजह है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर यानी ड्यूरेंट लाइन पर सबसे ज्यादा इस समय तालिबान कैप्चरिंग पोजीशन पर है. लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और स्पेशल कमांडोज लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ को तोड़ा जा सके और इनको पीछे की तरफ धकेला जा सके. हम इस समय अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्स के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज के साथ हैं और उनकी हमवीज में हैं. दरअसल ये एरिया पूरी तरीके से डोमिनेट करने के लिए ये लोगार और बगराम के बीचों बीच का एरिया है, और यहाँ पर निकलना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन इस एरिया को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, अफगान स्पेशल फोर्सेस ये कोशिश कर रही है कि कहीं से भी कोई भी ऐसा एरिया ना हो जहां पर तालिबान अपना प्रेजेंस शो कर सके. खासतौर पे काबुल में जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक पूरी स्पेशल फोर्सेस और साथ में अफगान सिक्योरिटी चौकन्नी हो गई है कि कहीं से भी मेन स्ट्रीम सिटीज के अंदर तालिबान ना आ सके. इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है वो कमांडोज जो कि अब सीधा तालिबान और पाकिस्तान के इस गठजोड़ वाले आतंकी संगठन से लड़ने के लिए जा रहा है. अफगानिस्तान का पूरा मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है. इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, पाकिस्तान है. इसलिए भारत को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है. अमेरिका की स्थिति यह है कि वो अफगानिस्तान के मामले में भारत को फंसाना चाहता है. अमेरिका तो चाहता है कि भारत अपनी फौज अफगानिस्तान में भेज दे, अपनी फौज वापस बुला ली और हमें वहां भेजना चाहता है. लेकिन मेरी जानकारी है कि भारत किसी भी हालत में ऐसा नहीं करेगा. भारत ने पहले भी अफगानिस्तान की फौज को ट्रेनिंग दी है, साजो सामान दिया है, गोला बारूद दिया है, और यह अभी भी चलता रहेगा. लेकिन भारत इस बात को समझता है कि अमेरिका उसका इस्तेमाल करना चाहता है. वैसे तो आपको याद होगा अमेरिका ने तालिबान से होने वाली बातचीत में भारत को शामिल नहीं किया था. अगर अमेरिका की नीयत साफ होती तो झगड़ा सुलझाने की कोशिश में भारत की अहम भूमिका हो सकती थी. भारत अफगानिस्तान में एक बड़ा रोल प्ले करता. जैसे अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति बनाने की कोशिश में भारत उसकी मदद करे, वैसे ही पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसकी मदद करे. चीन को डर है अगर काबुल में तालिबान का कब्जा हो गया तो चीन का शिनजियांग प्रोविंस उसके हाथ से निकल जाएगा. बड़े लंबे वक्त से वहां के उइगर मुसलमान अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं. चीन को लगता है कि अगर तालिबान काबुल में आ गया तो उइगर मुसलमान जोश में आ जाएंगे, चीन में जिहाद छेड़ देंगे. आपको याद होगा इसी डर की वजह से चीन ने तालिबानी नेताओं को अपने यहां बुलाकर उनसे कमिटमेंट लिया था कि उइगर जिहाद को सपोर्ट नहीं करेंगे. पाकिस्तान की प्रॉब्लम अलग है, और प्रॉब्लम यह है कि तालिबान उसी की खड़ी की हुई मुसीबत है, उसी की बनाई हुई फोर्स है. अब पाकिस्तान का डर है कि अगर तालिबान मजबूत हुआ तो एक दिन पेशावर पर भी दावा ठोक देंगे. और यह समझना पड़ेगा कि तालिबान बाहरी लोग नहीं है, अफगानी है, अफगान के लोग हैं, लेकिन कट्टर हैं, इस्लामिक स्टेट के सपोर्टर हैं, शरिया कानून लागू करना चाहते हैं.
इस वक्त की हालत यह है कि पाकिस्तान तालिबान को भड़का रहा है। पाकिस्तान ने पश्तूनों को तालिबानियों का साथ देने के लिए भेज दिया है, लेकिन मुश्किल पैदा हो गई जब अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी तालिबानियों को मारकर उनकी लाशें वापस पाकिस्तान भेज दी। इसीलिए अब पाकिस्तान फंस गया, न वापस भाग सकता है, न और ज्यादा पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान भेज सकता है। इस पूरे मामले में भारत का पक्ष बिल्कुल क्लियर है। हम जंग में कहीं नहीं हैं, न अफगानिस्तान की सरकार के साथ, न तालिबान के साथ। भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, क्योंकि हमारा वहां के लोगों के साथ एक रिश्ता है। इसलिए भारत ने एक दो बात क्लियर कर दी है। अफगानिस्तान में जंग से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। जबरदस्ती कोई सरकार अफगानिस्तान के लोगों पर थोपी नहीं जा सकती। रास्ता बातचीत से निकलेगा। बात करने से ही शांति स्थापित होगी। इसलिए आपस में बैठकर बात करना जरूरी है, और इसके लिए अगर भारत को तालिबान से भी बात करनी पड़े तो मुझे लगता है यह करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की शांति भारत के भले के लिए है। अफगानिस्तान की बात हमने बहुत की, अब अपने देश की सियासत की जरा बात कर लेते हैं। हमारे आजकल विरोधी दलों ने पार्लियामेंट को मैदान जंग बना दिया है। अब तो हालत यह होगी कि विरोधी दलों के नेता आपस में भी झगड़ने लगे हैं। हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन आज पार्लियामेंट की बिल्डिंग के गेट पर ही अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर और कांग्रेस के एमपी रवनीत बिट्टू के बीच तू-तू मैं हुई, और यह सब हुआ किसानों के वोटों के चक्कर में। आजकल पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच इस बात के लिए कंपटीशन हो रहा है कि कौन कृषि कानूनों पर कितना जोर से हमला करे, किसको किसानों की करे। जिस दिन से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, उसी दिन से अकाली दल के चारों एमपी रोज तख्तियां लेकर पार्लियामेंट के गेट पर खड़े हो जाते हैं और वहां से गुजरने वाले हर एमपी से किसान कानूनों को रद्द कराने के लिए सपोर्ट मांगते हैं। इससे कांग्रेस के नेताओं को भी एम्बैरेसमेंट होता है। हरसिमरत कौर आज भी तख्तियां लेकर गेट पर खड़ी थी। उसी वक्त कांग्रेस के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू पहुंच गए। हरसिमरत कौर ने उन्हें भी गेहूं की बालियां देने की कोशिश की, एक ये सिंबॉलिक चीज है, और कहा कि किसानों की फिक्र का दिखावा बंद करें। इस पर बिट्टू नाराज हो गए। दोनों के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। रवनीत बिट्टू ने चिल्ला चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया कि हरसिमरत कौर किसानों के साथ जो हमदर्दी दिखा रही हैं वो झूठी है। अकाली दल को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि जब मोदी सरकार ने कृषि बिल पास करवाए, उस वक्त तक अकाली दल सरकार के साथ था। कृषि कानून का मसौदा जिस कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ, उसमें हरसिमरत कौर मौजूद थी। बिल पास करवाने के बाद हरसिमरत कौर ने दिखावे के लिए इस्तीफा दिया। इस पर हरसिमरत कौर को काफी गुस्सा आया। उन्होंने भी रवनीत बिट्टू को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। हंगामा इतना हो गया कि वहां से गुजरने वाला हर एक शख्स रुक गया और इस तमाशे को देखने लगा। कैबिनेट मंत्री से तुसी बिल पास करवाया, कैबिनेट बह के तुसी बिल कराया पास कर, तुसी पहले कौन हो? ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? तुसी कैबिनेट सी या नहीं होगा? मंत्री सी, झूठ बोल रहे, कहने में मंत्री सी। तुसी कैबिनेट के मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो, रे ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी उदों ਜਦੋਂ बिल पास होया, कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे सी। एक बार भी इन्होंने उल्ट नहीं बोलिया कैबिनेट मंत्री हो गए। बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। ये रोज ड्रामा करके कैबिनेट के मंत्री थे, जब ये बिल पास हुआ जवाब पूछो नहीं सकते। मंत्री झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। एक कैबिनेट मंत्री सी उदों मोदी जी तोमर के नाल बैठे सी, नाल बीएसपी ये बिल पास कराने वाले कैबिनेट मंत्री सी। ये सच्चा हरसिमरत के हस्बैंड और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रवनीत बिट्टू पर सीधा अटैक किया। सुखबीर ने कहा, असल में रवनीत सिंह बिट्टू खुद को कैप्टन का उत्तराधिकारी समझ बैठे हैं। राहुल गांधी ने नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी, इसलिए बौखलाए हुए हैं। सुखबीर ने कहा कि राहुल गांधी के कई एजेंडे हैं, लेकिन अकाली दल सिर्फ किसानों के मुद्दे पर लड़ रहा है और किसान सब समझते हैं कौन उनके साथ है और कौन सिर्फ
दिखावा कर रहा है। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੇਸ ਬੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਬਖਲਾ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਈਓ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਐਸਪੀ ਐਮਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के भीतर भी सियासत हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू आजकल कैप्टन के पीछे पड़े हुए हैं। आज उन्होंने कैप्टन को किसानों के मुद्दे पर घेरा, कहा कि उन्होंने पंजाब के विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री को एक चार्टर सौंपा है और कहा कि पंजाब सरकार कृषि कानूनों को सिरे से खारिज करे, क्योंकि कृषि पर कानून बनाना स्टेट सब्जेक्ट है। लिखत तौर के उत्ते सीएम साहब नाल एक चार्टर दे के आए सीगे। असी सिरे तो इन्हां कानूनां नूं रद्द करना स्टेट दा अधिकार है भी एग्रीकल्चर के उत्ते लॉ बनावे। ट्रेड एंड कमर्स दी आड़ दे विच साडा कानून बनाउण दा अधिकार सेंटर खो नहीं सकदा। इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इस करके असी आपदा कानून बनाइए और इन्हां नूं सिरे तो रद्द करिए, इन्हां नूं नकारिए और वो जुर्त दिखाइए जड़ी असी SYL वेले दिखाई सी। सिद्धू कह रहे हैं कि कैप्टन कृषि कानून रद्द कर सकते हैं, पंजाब में कानून लागू होने से रोक सकते हैं, लेकिन रोक नहीं रहे। अकाली दल के नेता कहते हैं कि न केंद्र सरकार को किसानों की फिक्र है न कांग्रेस को, सिर्फ अकाली दल किसानों के लिए लड़ रहा है। लेकिन आज हरसिमरत कौर के साथ बहस होने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू सबूत के साथ आए। उन्होंने कहा यही हरसिमरत कौर पहले कृषि कानूनों को सपोर्ट कर रही थी, सरकार को डिफेंड करती थी, अब चुनाव आ गया है तो किसानों की हमदर्द बनने लगी हैं। मैं रोज देखता हूं भाई ये टीवी पे मीडिया पे यहां रुक जाते हैं और कोई ना कोई मंत्री अंदर जाता है तो वहां ड्रामा कर लेते हैं। तो मैंने कहा मैडम जी, मंत्री जी, हमारे सत्कार योग, आप तो कैबिनेट का हिस्सा थे, क्या आप लोगों को इतना बुद्धू समझते हैं भी लोग भूल जाएंगे यहाँ ड्रामा करके वो बल्लियां पकड़ के? आप तो जिस दिन कैबिनेट ने फैसला किया उस कैबिनेट में भी थे, जिस दिन पार्लियामेंट ने बिल पास किए तीनों उस दिन भी आप थे। आपने घर जाके छुप के रात को जब अंधेरे में आपने रिजाइन दिया है, तो उससे पहले मैं आपको हर वीडियो दिखा देता हूं। ये सब दूरदर्शन के ये तारीफें हो रही हैं। आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू ने हरसिमरत कौर का जो बयान दिखाया वो आधा था। मैं आपको ये पूरा बयान सुनवा देता हूं। और ये बात सही है कि केंद्र सरकार जब पिछले साल कृषि के मुद्दे पर 3 ऑर्डिनेंस लाई थी, उस वक्त हरसिमरत कौर मोदी सरकार में मिनिस्टर थी। जब लोकसभा में यह बिल पास हुआ तब भी हरसिमरत कौर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी। पिछले साल 17 सितंबर को लोकसभा में बिल पास होने के बाद हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन जुलाई के महीने तक हरसिमरत कौर इन्हीं तीनों कानूनों को किसानों के पक्ष में बता रही थी। आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साहब ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में MSP खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, इनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आजादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये बिल्कुल किसान के विरोधी हैं और ये फैलाने वाले देश भर में सबसे ज्यादा
कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनकी बी टीम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो कभी किसानों को भड़का रही है, कभी किसी को भड़का रही है। बाद में जब हरसिमरत कौर को, सुखबीर बादल को, अकाली नेताओं को लगा कि किसानों के इन कानूनों को सपोर्ट करने से पंजाब में वोट चले जाएंगे, तो उन्होंने अपनी चाल बदल दी। और सिर्फ अकाली दल नहीं, हर पार्टी जानती है कि यह मुद्दा किसानों से जुड़ा है। कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी पंजाब में असेंबली इलेक्शन को देखते हुए बयानबाजी कर रही है। एक वक्त था वो सब इस कानून को सपोर्ट कर रहे थे, चुनाव को देखकर बदलने लगे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, दिल्ली सरकार ने सबसे पहले इन तीनों कृषि कानूनों को नोटिफाई किया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ इसका नुकसान हो सकता तो उसका विरोध करने लगे। यूपीए की सरकार के वक्त इसी तरह के कानूनों की जरूरत बताई गई थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, शरद पवार कृषि मंत्री थे और पवार ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने जब वही कानून बना दिया तो कांग्रेस इन्हीं कृषि कानूनों को किसानों के लिए मौत का फंदा बता रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार सभी विरोधी दलों से साफ साफ कह रही है कि किसानों के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के सवाल पर पार्लियामेंट में बहस कर लें। सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं, क्योंकि विरोधी दलों का कहना है कि किसानों से ज्यादा जरूरी मुद्दा अब पेगासस है, स्पाइंग है। तो पहले पेगासस जासूसी पर चर्चा करो, और इसी चक्कर में रोज हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल रही है। हालत यह होगी कि आज राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के 6 एमपीज को सस्पेंड करना पड़ा। इन एमपीज ने सदन में क्या किया, यह मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। पार्लियामेंट में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। पेगासस के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विरोधी दलों के सांसद वेल में आ गए, नारेबाजी की। हंगामा और नारेबाजी इतनी ज्यादा थी कि राज्यसभा की कार्रवाई 3 बार और लोकसभा की कार्रवाई 5 बार एडजर्न करनी पड़ी। क्योंकि राज्यसभा में चेयरमैन तय कर चुके थे कि कार्रवाई चलानी है और विरोधी दलों के नेता यह तय करके आए थे कि कार्रवाई नहीं चलने देनी, इसलिए 11 बजे से ही तकरार शुरू हो गई। विरोधी दलों के मेंबर्स प्लेकार्ड्स लेकर आए थे और वो वेल में आ गए। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने हंगामा करने वाले मेंबर्स को कई बार समझाया, चेतावनी दी, लेकिन बात नहीं बनी, हंगामा जारी रहा। तो वेंकैया नायडू ने हंगामा करने वाले एमपीज को सस्पेंड करने की चेतावनी दी, लेकिन फिर भी विपक्षी दलों के सांसद नहीं माने। इसके बाद वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सचिवालय से वेल में आकर प्लेकार्ड लहराने वाले सांसदों के नाम पूछे, जिसके बाद टीएमसी के 6 सांसद डोला सेन, मोहम्मद नदीमुल हक, अबी रंजन विश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। This is not the way. This is not the way. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please go back to the seats. All these members who are in the well of the house with the placards, all of them are named under Rule 255. I direct these members who are in the well of the house to go back to their seats. Otherwise, you are named and you are suspended for the day. वेंकैया नायडू को लगा था कि सख्ती के बाद विरोधी दलों का रवैया थोड़ा सुधरेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऑपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हुई, इसमें तय हुआ कि विरोधी दल एकजुट होकर सरकार का विरोध करते रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस के एमपीज को सस्पेंड करने के फैसले को चैलेंज करेंगे। मीटिंग खत्म होते ही तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरेक ओब्रायन ने ट्विटर पर लिखा, आज 2 बजे राज्यसभा में आओ और मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ पूरे विपक्ष की एकजुटता देखो। डेरेक ने आगे लिखा, हैशटैग खेला हो बे। 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो विरोधी दलों के ज्यादातर एमपी प्लेकार्ड्स लेकर वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे, लेकिन डिप्टी चेयरमैन ने तय कर लिया था कि हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित नहीं करेंगे। इसलिए हंगामा होता रहा और बिलों पर चर्चा भी होती रही। लेकिन चूंकि कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट में सिर्फ लॉन्ग शॉट दिखाया जा रहा था, हंगामा करने वाले एमपीज थे न तो चेहरे दिख रहे थे और न ये दिख रहा था कि उनके प्लेकार्ड्स पर क्या लिखा है। इसलिए कुछ एमपीज ने अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू किया।
ये देखकर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नाराज हो गए। उन्होंने वीडियो बना रहे एमपीज को सख्त चेतावनी दी। माननीय सदस्य रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो हाउस के रूल्स को तोड़ रहे हैं। मैं उन्हें वार्न करता हूं, जो माननीय सदस्य फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हाउस के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वार्निंग देम फ्रॉम चेयर। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 19 जुलाई से शुरू हुआ था। आज 4 अगस्त है, 16 दिन हो गए, सिर्फ हंगामा हो रहा है। बिना चर्चा के बिल पास हो रहे हैं। मैं इसे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं मानता। पार्लियामेंट चर्चा के लिए है, बहस के लिए है, हंगामे के लिए नहीं। यह सही है कि सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी सरकार की बात समझनी होगी। लोकतंत्र में मिलजुल कर ही फैसले होते हैं। पार्लियामेंट के नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, ये उनसे चलती है। किस मुद्दे पर कब चर्चा होनी है, कितने वक्त तक चर्चा होनी है, यह सब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय किया जाता है। बीएसी में सरकार के लोग होते हैं, विरोधी दलों के मेंबर्स भी होते हैं, और दोनों मिल बैठकर यह फैसला करते हैं। अब दिक्कत क्या है? सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। किसानों के मुद्दे पर बात हो, कोरोना के मुद्दे पर सवाल हो। कुछ दिन पहले तक विरोधी दल इन दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पेगासस के जासूसी कांड पर चर्चा करो। सरकार इस पर भी तैयार हो सकती है, लेकिन फिर विरोधी दल शर्तें रख देते हैं। जिस वक्त चर्चा हो तो पूरे टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और होम मिनिस्टर अमित शाह को सदन में मौजूद रहना होगा, फिर प्रधानमंत्री ही इस पर जवाब दें। अब यह कैसे संभव है कि सरकार विपक्ष की मांग पर चर्चा करवाए, फिर उनकी यह शर्त भी माने कि कौन बैठा रहेगा, कौन खड़ा रहेगा, कौन बोलेगा, कौन जवाब देगा? इसीलिए गतिरोध बना हुआ है और हंगामा जारी है। आज ओलंपिक में भारत ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, एक सिल्वर मेडल पक्का कर लिया, एक खिलाड़ी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ये सब अच्छी खबरें आई थी, लेकिन महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई। अच्छा खेली लेकिन जीत नहीं सकी। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद अभी भी बाकी है। आज सुबह सुबह सबसे पहले अच्छी खबर दी नीरज चोपड़ा ने। नीरज ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद आज दोपहर भारत के प्लेयर्स ने 3 सेमीफाइनल खेले, लेकिन जीत एक में ही मिली। सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हमारे रेसलर, हमारे पहलवान रवि कुमार दहिया और दीपक पूनिया। इन दोनों ने एक ही दिन में 2-2 मैच खेले। रवि दहिया तो अपने दोनों मैच जीते, क्वार्टर फाइनल भी जीते और सेमीफाइनल भी जीते, लेकिन दीपक पूनिया अपना सेमीफाइनल मुकाबला हार गए। भारत की एक और खिलाड़ी जिनका सफर सेमीफाइनल में खत्म हुआ वो थी लवलीना। टर्की की बॉक्सर के खिलाफ लवलीना अपना मैच हार गई, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। आज रवि दहिया ने कमाल किया। वो 57 किलो की कैटेगरी में फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में रवि ने कजाकिस्तान के नूरुस्लाम को मात दी, लेकिन इस मुकाबले में रवि दहिया को कितनी दर्द से गुजरना पड़ा, इसकी हैरान करने वाली तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आज के मैच के दौरान कजाकिस्तान के पहलवान नूरुस्लाम ने रवि दहिया को दांतों से काटा। आप देख सकते हैं दांत से काटने की वजह से रवि के हाथ में कितना बड़ा घाव बन गया। नूरुस्लाम ने जब रवि को दांत से काटा तो दोनों खिलाड़ी नीचे गिर गए। इस वजह से रेफरी इस हरकत को देख नहीं पाए। रवि दहिया एक वक्त पर 2-9 से पिछड़ रहे थे, लेकिन आखिरी 30 सेकंड में उन्होंने ऐसा दांव खेला कि कजाकिस्तान का पहलवान चारों खाने चित हो गया। कजाकिस्तान के रेसलर ने जो किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ, खेल भावना के पूरी तरह खिलाफ है। टोक्यो में ही इसी ओलंपिक में 2 दिन पहले हाई जंप कंपटीशन में इटली के खिलाड़ी को चोट लग गई। उनका मुकाबला कतर के प्लेयर से था। कतर के प्लेयर को पूरा चांस था, वो गोल्ड मेडल जीत सकता था, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट लेने के बजाय गोल्ड मेडल शेयर करने का फैसला किया और उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पूरी दुनिया ने सलाम किया। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।